नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने मोशन के टाइप्स के बारे में देखा था और आज की इस वीडियो में हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आजकल एग्ज़ाम में जो इसके उदाहरण पूछे जाते हैं वो सभी उदाहरण हम इस वीडियो में देखेंगे और मैंने इस पूरे टॉपिक में वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो आजकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहले हम पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो 1686 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में बाहरी बलों के प्रभाव में पिंडों की गति के संबंध में 3 महत्वपूर्ण नियम बताए थे। तो न्यूटन ने गति के 3 महत्वपूर्ण नियम बताए थे अपनी पुस्तक में और इसी को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। तो ये कौन कौन से गति के नियम हैं? तो 3 नियम इन्होंने बताए थे। तो इसे पहला है गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। दूसरा है गति का द्वितीय नियम, जिसे संवेग का नियम कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। तीसरा है गति का तृतीय नियम, जिसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ये कौन सा नियम है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो 3 गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो एक एक करके हम तीनों नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गति का प्रथम नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व के नियम में न्यूटन ने क्या बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति के अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स न लगाई जाए। तो न्यूटन का कहना था कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, यानी कि कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए, तब तक वो वस्तु रेस्ट में रहेगी। और इसी के साथ इनका कहना था कि अगर कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि एक फुटबॉल है, वो फुटबॉल विराम अवस्था में है, तो जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाएगा ये रेस्ट की अवस्था में ही रहेगी। और जैसे ही आप उसे किक मारेंगे, बाहर का फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा? वो मोशन में चली जाएगी। अब मोशन में जाने के बाद इसको रोकना पड़ेगा, तो जो नेट होता है, नेट से टकराकर फुटबॉल रुक जाती है। तो वैसे भी अगर आप फुटबॉल को किक मारेंगे तो कुछ देर बाद वो रुक जाती है। तो आप तो कहेंगे कि न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो कुछ देरी के बाद ये तो रुक जाती है, तो इसे हम रोकते नहीं हैं, तो रुक कैसे जाती है? क्योंकि घर्षण बल और हवा का अवरोध काम करता है, जिसके कारण फुटबॉल रुक जाती है। तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, क्योंकि जो धरती का घर्षण है वो उसको रोकता है और उसके बाद जो हवा का अवरोध है, हवा उसे रोकती है। तो कोई वस्तु अगर मोशन में है, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो नहीं रुकेगी, और अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो तब तक वो रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये गति का प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया क्या होती है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, वो अपने होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसी को जड़त्व कहा जाता है। और जो इनर्शिया है ये 2 प्रकार का होता है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि विराम का जड़त्व। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गति का जड़त्व। तो पहले हम विराम का जड़त्व पढ़ लेते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ लेते हैं।
तो यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसी को विराम का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो इसका उदाहरण है कि दरी, कपड़ा या कंबल को डंडे से पीटने पर जो धूल कण हैं ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये जड़त्व का एग्जाम्पल है। और जड़त्व में भी देखा जाए तो कौन से जड़त्व का? तो विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। कैसे? तो जब हम कंबल को डंडे से मारते हैं तो जो कंबल है वो तो तुरंत गतिमान की अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो धूल कण हैं जो कंबल पर चिपके हुए हैं वो अभी विश्राम की अवस्था में ही रहते हैं। जिससे क्या होता है कि जब हम कंबल पर डंडा मारते हैं तो कंबल तो तुरंत गतिमान की अवस्था में आ जाता है, तुरंत मोशन में आ जाता है, लेकिन जो धूल कण हैं वो भी रेस्ट में रहते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, वो कंबल से अलग हो जाते हैं। हमने पढ़ा ना कि जड़त्व क्या है? तो जड़त्व में कोई भी वस्तु जो अपनी अवस्था है ना उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि अगर वो विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहना पसंद करती है, और अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना पसंद करती है। तो इसमें वो अपने होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि जो धूल कण है वो विराम की अवस्था में है। जैसे हम डंडा मारते हैं कंबल पर तो कंबल तो गतिमान की अवस्था में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, लेकिन जो धूल कण है वो विराम की अवस्था में है तो विरोध करते हैं, जिसके कारण धूल कण कंबल से अलग हो जाते हैं। तो ये पहला उदाहरण है जड़त्व का। और ये उदाहरण जितने भी मैं आपको कराऊंगा ये सभी उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ये सभी जड़त्व के उदाहरण हैं। और जड़त्व में भी बताया जाए तो विराम का जड़त्व। तो दूसरा उदाहरण है कि अचानक गाड़ी को चलाने पर जो यात्री होते हैं ये पीछे की ओर झुक जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बस या ट्रेन पर बैठे होते हैं और जैसे ही बस या ट्रेन अचानक से चलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब गाड़ी या बस अचानक चल पड़ती है तब उसमें सवार यात्री के जो शरीर का निचला भाग होता है ना ये गाड़ी या बस के साथ गतिमान हो जाता है, यानी कि मोशन में आ जाता है। लेकिन जो विराम के जड़त्व के कारण यात्री के शरीर का ऊपरी भाग होता है यह भी रेस्ट की अवस्था में होता है, विराम में होता है, और ये अपने होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। इसीलिए गाड़ी या बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है, क्योंकि जो नीचे वाला भाग है वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला शरीर का भाग अभी मोशन में नहीं आता। तो इसीलिए अचानक गाड़ी चलाने पर जो यात्री है ये पीछे की ओर झुक जाता है। तो कौन सा एग्जाम्पल है? तो ये विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि कांच में पत्थर मारने पे कांच तो फूट जाता है, लेकिन अगर गोली मारी जाए तो कांच फूटता नहीं, उसमें छेद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। कारण तो यही है विराम का जड़त्व, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब कांच पर पत्थर मारा जाए तो कांच फूट जाता है, लेकिन गोली मारने पर कांच फूटता नहीं बल्कि उसमें गोल छेद हो जाता है। तो जो गोली होती है ना ये अत्यधिक वेग से बहुत ही तेज वेलोसिटी से कांच से टकराती है। तो कांच का केवल वही भाग गति में आ पाता है जिसके संपर्क में गोली आती है, तथा शेष भाग जड़त्व के कारण अपने ही स्थान पर रह जाता है। यानी कि जब गोली चलाई जाती है तो उसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है ना, गोली की जो वेलोसिटी है बहुत तेज होती है। तो जब गोली कांच से टकराती है तो जिस हिस्से पर वो कांच से टकराती है वो हिस्सा बहुत ही तेजी से मोशन में आ जाता है, और बाकी का हिस्सा अभी विराम अवस्था में रहता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जड़त्व क्या है, वो अपनी होने वाली अवस्था में जो परिवर्तन है उसका विरोध करता है। अगर वो रेस्ट की अवस्था में है तो रेस्ट की अवस्था में ही रहना पसंद करेगा, अगर वो मोशन की अवस्था में है तो मोशन की अवस्था में ही रहना पसंद करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही कांच पर गोली चलाई जाती है तो जहाँ पर गोली लगती है वो वाला हिस्सा तो मोशन में आ जाता है, क्योंकि जो गोली की स्पीड है बहुत ही तेज होती है, जिसके कारण उतना हिस्सा मोशन में आ जाता है और बाकी का जो हिस्सा है वो मोशन में नहीं आता। और इससे पहले कि जो कांच का बाकी का भाग है वो मोशन में आए, गोली एक साफ गोल छेद बना जाती है। यानी कि बाकी के हिस्से के मोशन में आने से पहले ही जो गोली है ये कांच के पार निकल जाती है, इसीलिए कांच में छेद हो जाता है। और इसके विपरीत देखा जाए कि अगर हम
पत्थर का टुकड़ा कांच पर मारते हैं तो इसका वेग इतना अधिक नहीं होता, यानी कि इसकी स्पीड इतनी तेज नहीं होती कि कांच का केवल वही भाग गति में आए जो पत्थर के संपर्क में आता है, बल्कि इसके आसपास का हिस्सा भी कांच का गतिमान हो जाता है। जब हम पत्थर मारते हैं तो जहाँ पर पत्थर लगता है वो तो है ही है, उसके आसपास का हिस्सा भी मोशन में आ जाता है, क्योंकि पत्थर मारने की स्पीड इतनी तेज नहीं होती, जिससे क्या होता है, कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जब कांच पे पत्थर मारा जाता है तो फूट जाता है और गोली मारने पर इसमें छेद हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो वैसे ये जड़त्व का एग्जाम्पल है, और जड़त्व में भी देखा जाए तो विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। तो ये जितने भी उदाहरण हैं ना, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको उदाहरण दिया होगा और पूछा जाएगा कि ये उदाहरण न्यूटन के कौन से गति का नियम है, तो उदाहरण से आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम विराम के जड़त्व के उदाहरण देख रहे हैं। तो चौथा उदाहरण है कि गिलास के ऊपर रखे कार्डबोर्ड पर रखा हुआ सिक्का गिलास में गिर जाता है जब अचानक से कार्डबोर्ड को खींच लिया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि एक गिलास है, गिलास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा है और कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखा है। तो इसमें बताया गया है कि जो गिलास के ऊपर का कार्डबोर्ड है, इसको अगर हम तेजी से खींच लेना तो जो कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखा हुआ है ये गिलास के अंदर गिर जाएगा। ये कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाएगा, बल्कि गिलास के अंदर गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो गिलास पर रखे गत्ते को एकदम से हटाने की वजह से वह तो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर सिक्का रखा हुआ है ना, वह भी रेस्ट की अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो जो कार्डबोर्ड है उसको हम इतनी तेज़ी से अचानक से खींचते हैं ना कि वो तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो सिक्का है वो भी रेस्ट की अवस्था में है, तो वो तो मोशन में आ गया, यानी कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन सिक्का अभी विराम की अवस्था में है, तो वो गिलास में गिर जाएगा। लेकिन अगर आप कार्डबोर्ड को अचानक से नहीं खींचेंगे तो सिक्का भी कार्डबोर्ड के साथ चला जाएगा, मोशन की अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर आप अचानक से कार्डबोर्ड को खींच देंगे तो कार्डबोर्ड मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो कॉइन है, सिक्का है, वो मोशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि अगर हम कार्डबोर्ड को अचानक से खींच लेते हैं तो जो कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ सिक्का है वो कहाँ गिरेगा? तो गिलास के अंदर गिर जाएगा। तो ये भी उदाहरण याद रखेगा। और अगला उदाहरण है कि पेड़ को हिलाने पर जो फल है वो नीचे गिरता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? एक तो ग्रेविटी इसका कारण है ही है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो फल है वो नीचे गिरता है। तो ऐसा इस कारण होता है क्योंकि जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं जोर से हिलाने पर तुरंत गति की अवस्था में आ जाती हैं, लेकिन उन पर जो लगे हुए फल हैं वो भी विराम के जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में ही रहते हैं और टहनी के हिलने पर वो अलग हो जाते हैं। तो जब हम पेड़ को जोर से हिलाते हैं तो जो टहनियाँ हैं वो तो मोशन में आ जाती हैं, लेकिन जो उसमें फल लगे हुए हैं वो भी रेस्ट की अवस्था में हैं, और अचानक से हमने टहनियाँ हिला दी तो क्या होगा कि जो फल हैं वो रेस्ट की अवस्था में हैं और टहनियाँ मोशन में आ गई। तो जिसके कारण क्या होता है, जो फल हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो पेड़ हिलाने पर फल का नीचे गिरना, ये किसका उदाहरण है? तो विराम के जड़त्व का उदाहरण है। इसके बाद हम गति के जड़त्व देख लेते हैं। तो कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए कोई बल न लगाया जाए, यानी अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे रोका ना जाए। तो इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो अचानक गाड़ी के रुकने से जो यात्री है वो आगे की ओर झुक जाता है। हमने विराम के जड़त्व में देखा था कि अचानक गाड़ी के चलने पर जो यात्री है वो पीछे की ओर झुक जाता था, और इसमें क्या है कि अचानक जब गाड़ी में ब्रेक लगाई जाती है, गाड़ी को रोका जाता है, तो जो यात्री होते हैं ना वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये गति के जड़त्व के कारण होता है। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर जो उसमें बैठे हुए यात्री होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि गाड़ी के अचानक रुकने पर जो उसका फर्श तथा उस पर रखे हुए यात्रियों के पैर होते हैं वो तो विराम की अवस्था में होते हैं, परंतु उनके शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वो जड़त्व के कारण उसी वेग से आगे की ओर चलने का प्रयास करता है। इसीलिए जो यात्री होते हैं ये आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि जो यात्रियों के पैर हैं वो तो विराम अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन जो
शरीर का ऊपरी भाग है वो जड़त्व के कारण उसी वेग से आगे की ओर चलने का प्रयास करता है, लेकिन जैसी गाड़ी अचानक से रोकी जाती है तो क्या होता है, वो जो शरीर है उसका आगे की ओर झुक जाता है। ये बहुत ही बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप वैसे भी सोचें कि जब अचानक गाड़ी रुकती है तो क्या होता है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं ना, और वैसे देखा जाए जब अचानक गाड़ी चलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो एग्जाम्पल किसका है? ज़्यादातर तो जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये नहीं पूछा जाता कि गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है या विराम के जड़त्व का। वहाँ पर तो ये उदाहरण दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, तो पहला नियम है, और पहला नियम है कौन सा? जड़त्व का नियम। लेकिन अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डिफ़िकल्ट करना है तो ये भी पूछ सकता है कि ये विराम के जड़त्व का उदाहरण है या गति के जड़त्व का उदाहरण है। इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि ये गति के जड़त्व का उदाहरण है, ताकि अगर आपसे पर्टिकुलरली ये पूछ लिया जाए कि कौन सा जड़त्व है, गति का या विराम का, तो आपको पता होना चाहिए। गति के जड़त्व में क्या होगा, कोई चीज़ चल रही होगी, और विराम के जड़त्व में क्या होगा, वो पहले ही रेस्ट में होगी। और दूसरा उदाहरण क्या है गति के जड़त्व का, कि जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुकता है तो उसके ऊपर का जो सवार होता है वो आगे की ओर गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुकता है तो सवार आगे की ओर इसलिए गिर जाता है क्योंकि दौड़ते समय घोड़ा और सवार दोनों गति की अवस्था में होते हैं, परंतु जब घोड़ा रुकता है तो वो तो विराम की अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर सवार होता है वो जड़त्व के अनुसार अभी गति करने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो तो अभी मोशन की अवस्था में होता है। घोड़ा अचानक रुक गया, व्यक्ति को तो नहीं पता ना, घोड़ा अचानक रुक गया, अभी व्यक्ति गति की ही अवस्था में है। अब घोड़ा अचानक रुक जाएगा तो क्या होगा, जो व्यक्ति है वो आगे की ओर गिर जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्योंकि न्यूटन ने बताया ना कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहना पसंद करेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर अप्लाई ना करे। तो यहाँ पर घोड़ा तो रुक गया, लेकिन जो सवार है वो भी गति की ही अवस्था में है। तो जब घोड़ा अचानक रुक जाएगा तो जो उस पर सवार व्यक्ति है वो आगे की ओर गिर जाएगा। ये किसका उदाहरण होगा? तो गति के जड़त्व का उदाहरण होगा। तो हमने पढ़ा कि जड़त्व के कारण वस्तु अपनी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सभी वस्तुएं होती हैं इसमें समान जड़त्व उत्पन्न करती हैं, यानी कि एक समान इनर्शिया उत्पन्न करती हैं? तो ऐसा नहीं होता। कम द्रव्यमान वाली वस्तुएं कम जड़त्व उत्पन्न करती हैं और अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुएं अधिक जड़त्व उत्पन्न करती हैं। जैसे जो ट्रॉली होती है, एक खाली ट्रॉली है और एक ट्रॉली में आपने कोई सामान रख रखा है, मान लीजिए सब्जियां रख रखी हैं। अब दोनों ट्रॉली को अगर आप लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बल किस में लगाना पड़ेगा, कम द्रव्यमान वाली में या अधिक द्रव्यमान वाली में? तो कम द्रव्यमान वाली में आपको कम बल लगाना पड़ेगा ना। हमने पढ़ा कि कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, लेकिन अगर आप बाहरी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसे गति की अवस्था में ले आएंगे। तो कम द्रव्यमान वाली वस्तु पर कम जोर लगाना पड़ेगा, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु पर अधिक जोर लगाना पड़ेगा। तो दोनों का जो जड़त्व है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। यानी कि सभी वस्तुओं का जो जड़त्व है वो सेम नहीं होगा। कम द्रव्यमान वाली वस्तुओं का कम जड़त्व होगा और अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं का अधिक जड़त्व होगा। कोई वस्तु बहुत ही भारी है तो उसे आप हिला नहीं पाएंगे, उसका जो जड़त्व है वो अधिक होगा। कोई वस्तु हल्की है उसको तो आप हिला लेंगे, उसका जड़त्व इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आगे अब हम गति का दूसरा नियम देखते हैं, जिसे संवेग का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। तो लॉ ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि ये संवेग का नियम आया कैसे। तो 3 उदाहरण हैं, इनसे आपको समझ आएगा। पहला उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति फुटबॉल को किक मारता है तो फुटबॉल चलना प्रारंभ करती है, लेकिन उस व्यक्ति को चोट नहीं लगती। तो जो फुटबॉल है, जब व्यक्ति फुटबॉल को किक मारता है तो क्या होता है, फुटबॉल चलना प्रारंभ कर देती है, लेकिन जो व्यक्ति है उसको चोट नहीं लगती। दूसरे केस में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पत्थर को, कोई पत्थर है उसको पैर मारता है तो क्या होता है, उसके पैर को चोट लगती है ना। और तीसरा उदाहरण है कि अगर कोई क्रिकेट की गेंद को अधिक वेग से किसी व्यक्ति की ओर फेंके तो वह उस व्यक्ति को चोट पहुंचा सकती है। यानी कि जो क्रिकेट की गेंद है अगर हम किसी व्यक्ति की ओर अचानक से फेंक दें और उसे वो रोके ना तो क्या होगा, उस व्यक्ति को चोट पहुंचा सकती है। तो इन उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है कि किसी वस्तु से होने वाला प्रभाव इसके द्रव्यमान
और वेग दोनों पर निर्भर करता है ना। अगर वही गेंद धीरे से किसी व्यक्ति की ओर फेंकी जाए तो उसको चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर हम तेज वेग से उसी वस्तु को किसी व्यक्ति की ओर फेंकें तो उसको चोट पहुंचा देगी। तो एक तो उसका वेग हो गया और दूसरा उसका द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान कम होगा, हल्की वस्तु होगी तो इतना चोट नहीं पहुंचाएगी, भारी वस्तु होगी तो चोट पहुंचाएगी। तो किसी वस्तु से होने वाला प्रभाव द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो न्यूटन को इससे यह पता चला कि कोई ऐसी राशि है जो द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करती है। तो उन्होंने बताया कि ये राशि है संवेग। तो न्यूटन ने बताया कि संवेग ही वो राशि है जो द्रव्यमान और वेग से डिपेंड करती है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या है? वेग और द्रव्यमान का गुणनफल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो संवेग आता है। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो संवेग क्या है? मोमेंटम क्या है? तो किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ही उसका संवेग कहलाता है। और जो संवेग है ये एक सदिश राशि है। तो मैंने जो सदिश राशि हैं और अदिश राशि हैं इनके बारे में पढ़ाया हुआ है और वहाँ पर मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई हुई है कि इसको आप याद कैसे करेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है। तो जो संवेग है ना, ये सदिश राशि है और इसे p से व्यक्त करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ये इसका मात्रक है। और यदि दो पिंडों m1 तथा m2 का वेग एक समान होगा तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो संवेग है किस पे डिपेंड करेगा? वेग और द्रव्यमान पर। ये अगर दो वेग और द्रव्यमान पर अगर दो वस्तुएं हैं, उन दोनों का वेग मान लो एक ही समान है, तो जो संवेग है अधिक किसका होगा? तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। भले ही वेलोसिटी दोनों की समान है, लेकिन अगर एक का द्रव्यमान कम है और दूसरे का द्रव्यमान ज़्यादा है तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका संवेग अधिक होगा। तो न्यूटन ने गति के दूसरे नियम में क्या बताया? तो इसमें न्यूटन ने बताया कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। तो ये परिभाषा क्या है आपको समझ में नहीं आई होगी। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर लगाया गया बल F है तथा उस वस्तु का द्रव्यमान m है, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो इसमें इन्होंने फॉर्मूला बताया कि जो F है फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि जो बल होता है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। बस इतना आप याद रखिए कि जो बल होता है ना वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है? तो वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है। और द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। और त्वरण क्या होता है? तो किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन आता है उसकी दर को एक्सेलरेशन या त्वरण कहा जाता है। तो किसी वस्तु के जो वेलोसिटी में चेंज आता है, उसके वेग में परिवर्तन आता है, उसको त्वरण कहा जाता है। तो बल का फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। तो अब हम न्यूटन के दूसरे नियम का स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि इसमें न्यूटन ने बताया क्या कि जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है ना, तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो जाता है यह त्वरण आरोपित बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। मतलब कि जैसे जैसे किसी वस्तु पर लगने वाला बल बढ़ता है वैसे वैसे वस्तु का त्वरण भी बढ़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे वस्तु पर लगने वाला बल बढ़ेगा वैसे वैसे त्वरण भी बढ़ेगा। और इसी प्रकार जैसे जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो जो वस्तु का त्वरण है ये कम हो जाता है। तो बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। बल अगर बढ़ेगा तो वस्तु का त्वरण बढ़ेगा, लेकिन अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो वस्तु का त्वरण कम हो जाता है। तो उदाहरण हम देखते हैं। तो ज़्यादातर तो आपसे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो पहला उदाहरण है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? ताकि वो अपने हाथ को चोट से बचा सके। तो सीधा ही आप याद रखेगा कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है इसमें जो भी उदाहरण होंगे वो आप याद रखेगा कि उनमें से वो अपने आप को व्यक्ति चोट से ही बचा रहा होगा, कि उसमें उसको चोट ही लग रही होगी। तो चोट वाले जो भी उदाहरण हैं वो न्यूटन के दूसरे नियम में दिए गए हैं।
क्योंकि ये उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन का कौन सा नियम है। तो अगर कोई भी ऐसा उदाहरण हो जो कि व्यक्ति को चोट लगा रहा हो या चोट से बचा रहा हो, तो कौन सा उदाहरण होगा? तो न्यूटन का दूसरे नियम का उदाहरण होगा। तो तेज गति से आती हुई गेंद का जो संवेग होता है वो बहुत ही तेज होता है, अधिक होता है। इसीलिए उसे रोकने के लिए उसके संवेग को शून्य करना पड़ता है। तो गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचा जाता है, क्योंकि जितना टाइम बढ़ेगा जो उसका संवेग है कम होगा। तो हाथ को पीछे की ओर खींचा जाता है, जिसके कारण जो खिलाड़ी है वो संवेग को शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती। तो क्या होता है कि जब गेंद तेजी से आती है तो उसका मोमेंटम बहुत ही हाई होता है, तो उसका मोमेंटम बहुत ही अधिक होता है। लेकिन जब खिलाड़ी है वो गेंद को लेके हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे क्या होता है, उसे टाइम ज़्यादा मिल जाता है और जो उसका मोमेंटम है वो शून्य पर आ जाता है, जिससे खिलाड़ी के हाथों को चोट नहीं लगती। इसीलिए जो खिलाड़ी होते हैं वो जब कैच लेते हैं तो हाथों को थोड़ा पीछे की ओर ले जाते हैं। अगर तेज़ी से गेंद आए और वो कैच लें और वो अपने हाथों को पीछे की ओर नहीं खींचेंगे, और अगर गेंद की स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, सीधा आकर हाथों में लगेगी और उनको हाथों में चोट भी लग जाएगी। लेकिन अगर वो हाथों को थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे तो उन्हें चोट नहीं लगती। तो ये उदाहरण है न्यूटन के दूसरे नियम का। दूसरा उदाहरण है कि वाहनों में यात्रियों को झटके से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। तो वाहनों में लगे शॉक एब्जॉर्बर गति के दौरान लगने वाले झटकों से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को अवशोषित करके ऊर्जा को किसी अन्य स्वरूप में परिवर्तित कर देते हैं और झटकों की जो तीव्रता होती है उसे कम कर देते हैं। तो जो वाहनों में शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं ना, ये भी किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के दूसरे गति नियम का उदाहरण है। अब हम न्यूटन के गति का तृतीय नियम देख लेते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि एक और एक्शन होगा और एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा की ओर आरोपित करती है। और न्यूटन के तीसरे गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन लॉ कहा जाता है। अगर आप एक वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो वस्तु विपरीत दिशा में आप पर भी उतना बल लगाएगी। ये न्यूटन का एक्शन रिएक्शन लॉ है। उदाहरण के रूप में देखा जाए कि जब बंदूक चलाई जाती है तो बंदूक से गोली छूटते समय जो बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति होता है वो पीछे की ओर उसे झटका लगता है। बंदूक से गोली निकली तो जो बंदूक उसने या तो अपने कंधे पर ले रखी है, अगर पिस्टल है तो वो चला रहा है, तो क्या होगा, उसे झटका लगेगा, क्योंकि गोली आगे की ओर बढ़ी, एक्शन हुआ, और बंदूक पीछे की ओर आई, ये क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली को आगे भेजने वाला जो बल होता है उसे हम क्रिया कहेंगे, और बंदूक को पीछे भेजने वाला बल उसे हम प्रतिक्रिया कहेंगे। ये बराबर होता है। लेकिन आप तो कहेंगे कि गोली तो बहुत तेज गति से जाती है, अगर बल बराबर है तो जो बंदूक है वो इतनी तेज गति से झटका क्यों नहीं देती? क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान का फर्क आ जाता है। हमने क्या पढ़ा था, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका त्वरण कम होगा। लेकिन जो बंदूक होती है इसका द्रव्यमान क्या होता है, गोली के द्रव्यमान से अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है कि केवल थोड़ी दूर तक पीछे की ओर ये चलती है और जो बंदूकधारी है ये कंधे पर पीछे की ओर झटका देती है, क्योंकि गोली का द्रव्यमान कम है और बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि चप्पू चलाने पर जो नाव है ये आगे की ओर बढ़ती है। ये भी एक्शन रिएक्शन है, क्योंकि नाव चलाते समय जितना बल व्यक्ति द्वारा चप्पू के माध्यम से जल पर लगाया जाता है उतना ही बल जल के द्वारा नाव पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है। आप चप्पू चला रहे हैं, आप जल पर बल लगा रहे हैं, और जो जल है ये विपरीत दिशा में नाव पर बल लगा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, नाव जल में आगे की ओर बढ़ती रहती है। तो ये उदाहरण भी किसका है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण है कि रॉकेट एवं वायुयानों की गति। जो रॉकेट उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं, इनकी जो गति होती है ये भी एक्शन रिएक्शन का उदाहरण है। कैसे? रॉकेट में आप देखिए कि वायुयान अथवा रॉकेट के जो इंजन होते हैं इनके द्वारा पीछे की ओर गैसों का उत्सर्जन करने पर उन गैसों के द्वारा भी वायुयान पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल अर्थात धक्का लगाया जाता है।
जिससे जो वायुयान है ये आगे की ओर गति करता है। आप देखते हैं कि जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट के नीचे से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जिससे क्या होता है, फोर्स लगता है। ये गैसें नीचे की ओर निकल रही हैं, ये एक्शन होगा। अब इसके ऑपोजिट और रिएक्शन होगा। रॉकेट क्या करेगा, अगर गैसें तेजी से नीचे की ओर निकल रही हैं तो रॉकेट तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। तो किसका उदाहरण होगा, एक्शन रिएक्शन का उदाहरण होगा ना। तो जब भी कोई एक एक्शन हो रहा हो और उसका ऑपोजिट रिएक्शन देखने को मिले तो समझ लीजिए कि न्यूटन के गति का ये तीसरा नियम है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा बंदूक वाला, दूसरा एग्जाम्पल देखा चप्पू चलाने वाला, और ये तीसरा एग्जाम्पल है रॉकेट वाला। और इसका चौथा उदाहरण भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन सा उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति नाव से उतरता है तब नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। आप देखते हैं कि जब नाव किनारे पर आती है और व्यक्ति नाव से उतरता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। ये भी किसका उदाहरण है, तो ये भी एक्शन रिएक्शन का उदाहरण है। तो नाव पर आदमी का धक्का एक बल है और नाव आगे की दिशा में आदमी पर समान बल लगाती है जो उसे आगे बढ़ने की ओर मदद करती है। चूंकि नाव पानी पर तैर रही है और स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो यह आदमी द्वारा लगाए गए बल के कारण पीछे की ओर बढ़ती है। जब आदमी आगे की ओर बढ़ता है तो एक बल लगता है, तो नाव क्या होती है, पीछे की ओर चली जाती है, क्योंकि नाव पानी पर तैर रही है, कोई फिक्स तो है नहीं, स्थिर तो है नहीं, तो नाव पीछे की ओर बढ़ जाती है। तो इसलिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम को यहाँ दर्शाया गया है, जिसे कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हमने न्यूटन के गति के तीनों नियमों के बारे में पढ़ लिया। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो गति या विराम का विरोध करता है। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो चोट कम या अधिक लगने के बारे में बताता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप पता लगाएंगे। तो अगर गति या विराम का विरोध हो रहा हो तो न्यूटन की गति का पहला नियम होगा, और अगर चोट कम या अधिक लग रही हो तो वो न्यूटन की गति का दूसरा नियम होगा, और अगर एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही हो, क्रिया और प्रतिक्रिया की बात हो रही हो, तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम होगा। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र यानी कि बल का फॉर्मूला पता चलता है। तो रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि न्यूटन के नियम में बल की परिभाषा कौन से नियम में देखने को मिलती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है। तो यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है जिसमें क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो एक्शन रिएक्शन वाला कौन सा नियम है, तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप पानी पर एक और बल लगा रहे हैं और पानी आपको आगे की ओर धकेल रहा है, तो कौन सी क्रिया होगी, एक्शन रिएक्शन होगा। तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, तो ये भी तृतीय नियम है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य करता है। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन न्यूटन का है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से। तो न्यूटन के कौन से नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का फॉर्मूला मिलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बल की परिभाषा आती है कौन से नियम से, तो गति के पहले नियम से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें जो बैठे हुए यात्री होते हैं ये आगे की दिशा में गिरते हैं। तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, कौन से नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये तो जड़त्व का नियम है, और जड़त्व का नियम कौन सा नियम है, तो
कि न्यूटन का पहला नियम है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो जो रॉकेट की कार्यप्रणाली है ये एक्शन और रिएक्शन पर आधारित होती है, और एक्शन और रिएक्शन वाला कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बल गुणनफल है, तो बल का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है ये, तो जो बल है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। F = m/a। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या है, बल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो अगर किसी कालीन की सफाई की जा रही है और उसे डंडे से पीटा जा रहा है उससे धूलकण अलग करने के लिए, तो यह कौन सा नियम लागू होगा इसमें। तो इसमें कौन सा नियम लागू होगा, तो इसमें न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होगा, जड़त्व का नियम लागू होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है संवेग क्या है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या है। तो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जब एक दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है तो घोड़े का सवार आगे की दिशा में गिरता है, यह किस वजह से है। तो जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाएगा और जो उस पर सवार व्यक्ति है वो आगे की दिशा में गिर जाएगा, तो ये तो जड़त्व का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कौन सा जड़त्व, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व या दिशा का जड़त्व। तो ये गति के जड़त्व का उदाहरण है, इनर्शिया ऑफ मोशन का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है नाव पीछे की ओर चली जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दिखाता है। तो यह उदाहरण एक्शन रिएक्शन को दर्शाता है, और एक्शन रिएक्शन वाला कौन सा नियम है, तो न्यूटन का तीसरा नियम है। तो गति का तीसरा नियम इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।